अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। और मैं फिर क्या करूँ कि जो खबर शुरू होती है तो न्याज़ी साहब के नाम से शुरू होती है। तो क्या करें, आजकल वो सियासत और दिमागों के ऊपर जो है पूरी तरह से मुसल्लत हैं। लोगों के दिमाग भी ख़राब कर रहे हैं, खुद तो उन सबके यूथियों के दिमाग वैसे ही ख़राब हैं। और जब ख़राब बंदे का दिमाग होता है तो वो फिर उल्टी सीधी जो है ना हाँकता है, बकता है। और इसी सिलसिले में न्याज़ी साहब ने एक फिर से दोबारा गलती की है बहुत बड़ी, जिसमें उन्होंने कुरान पाक का गलत तर्जुमा करते हुए कहा कि उसमें लिखा हुआ है कि अगर तुम्हारे ऊपर जुल्म हो तो उस जुल्म को बर्दाश्त मत करो बल्कि मर जाओ। तो आप जरा सुनिए कि न्याज़ी साहब क्या फरमा रहे हैं। हमारे हमारे कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि जुल्म बर्दाश्त करने से बेहतर है मर जाओ। जी, तो आप लोगों ने सुन लिया। अब मेरा आपसे सवाल है कि मैं इस पे कोई तबसरा नहीं करूँगी क्योंकि मैं कोई बहुत उस तरह की दीनी बंदी नहीं हूँ। लेकिन मुझे बताइए कि मैंने तर्जुमा तो पूरा पढ़ा हुआ है और एक बार नहीं कई मर्तबा पढ़ा हुआ है, तो क्या कहीं पर ये लिखा हुआ है? हमारा मज़हब तो ये कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मायूसी कुफ्र है। और कुफ्र ये है कि आप अगर अपनी खुदकुशी करते हैं तो आप कभी जन्नत में जा ही नहीं सकते। अगर आप अपनी जान ले लेते हैं, आप हमेशा बीच में अटके रहोगे, दोज़ख में जाओगे, लेकिन आप कभी जन्नत में नहीं जाओगे। और अल्लाह ताला को यानी कि खुदकुशी करने वाला जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए उन्होंने इसको हराम करार दिया। यहाँ पे न्याज़ी साहब फरमा रहे हैं कि बेहतर है मर जाओ। तो फिर मरे जाओ, मरे जाओ। जितने भी यूथी हैं ना, मेरा ख्याल है न्याज़ी साहब के पीछे लग के एटलीस्ट ये काम तो करो। इससे पहले भी वो मजहब के बारे में काफ़ी इस तरह की हरकत कर चुके हैं। इससे पहले उन्होंने ये कहा था 1,24,000 पैगम्बरों की जगह 1,40,000 पैगम्बर हैं। उनको बार बार समझाया गया था कि आप गलत बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये बात भी नहीं मानी थी। फिर आपको याद होगा नबीउल तो पता नहीं वो तौबा अस्तगफिरुल्लाह, मैं गलत लफ्ज़ बोल रही हूँ, सॉरी सॉरी, माजरत चाहती हूँ। मतलब गलत गलत अल्फाज बोलते हैं इन्होंने, तो ओथ टेकिंग सेरेमनी में भी जो है ना सही लफ्ज नहीं बोला था। बहरहाल हम अगले पॉइंट पे चलते हैं, और अगला पॉइंट जनाब ये है कि अब फिर से उनके दिमाग के जो दौरे हैं वो उनको शदीद किस्म के पड़ रहे हैं। तो उन्होंने फिर से एक नई शुरलियां छोड़ी हैं। कुछ एक शुरली नहीं है, ये शुरली के पीछे शुरली और शुरली के पीछे फिर शुरली है। अब जो उन्होंने नई शुरली छोड़ी है उसमें वो ये फरमा रहे हैं कि मेरे ऊपर जो है वो हमला किया गया। और हमला किस तरह से किया गया कि वो कहते हैं 3 नवंबर से पहले एक हेलीकॉप्टर था, वो हेलीकॉप्टर बहुत बड़ा था, उसका जो फ्यूल है उसके अंदर पेट्रोल मिक्स कर दिया गया था। उसके बाद मैं फिर उसमें बैठ के जा रहा था, फिर वो पेट्रोल मिक्स करने की वजह से जो है ना वो मेरा जहाज जो है वो तबाह होने वाला था। मुझे मारने का प्लान था। फिर जब जहाज उतरा तो पता नहीं आगे कोई रॉकेट लॉन्चर लेकर खड़ा था, और वो रॉकेट लॉन्चर से मेरे जहाज को उड़ाना चाहता था, हेलीकॉप्टर को उड़ाना चाहता था। आप जरा सुनिए कि न्याज़ी साहब क्या फरमा रहे हैं। 3 नवंबर को मेरे ऊपर जो वजीराबाद में वारदात थी उससे पहले मेरा हेलीकॉप्टर आ रहा था, बड़ा हेलीकॉप्टर था। हम डीआई खान पख्तूनख्वा उधर से आ रहे थे वापस से रिलीफ देने के लिए, जब सैलाब आया हुआ था। उसके अंदर पेट्रोल मिक्स किया गया। वो हेलीकॉप्टर बचते बचते बचते, वहां सारा पहाड़ी इलाके में वो बड़ा हेलीकॉप्टर था, लैंड ही नहीं कर सकता था। वो अल्लाह का करम है कि वो बचते बचते एक जो भी पहली जगह मिली उसके आके उसने पोटवार उतर गया। फिर एक आदमी इन्होंने जो पख्तूनख्वा के अंदर उनकी महमूद खान ने पकड़ा, एक आदमी जेल में डाला जिसको ऊपर मुझे कत्ल करना था। फिर महमूद खान ने बताया स्वाबी के अंदर मेरा हेलीकॉप्टर जलसे के लिए लैंड कर रहा था, वहां रॉकेट लॉन्चर लेके आदमी खड़ा था, बाल बाल बच के वहां वो नहीं हुआ। अच्छा जी, आपने वीडियो देखा कि जिसमें न्याज़ी साहब जो है वो इल्जाम आयद कर रहे हैं। अब मैं आपको इनके उस लैंडिंग के वक्त की एक फुटेज दिखाती हूँ जो मैंने निकाली है। और उस फुटेज में आप देख सकते हैं कि जनाब जी न्याज़ी साहब जो फरमा रहे हैं किस तरह हंसी खुशी ये लैंड करते हैं वहां पर, और वहां के जो मकामी लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर न्याज़ी साहब को कत्ल करने की कोशिश की होती, उस दिन पेट्रोल मिक्स किया होता, कोई रॉकेट लॉन्चर लेकर खड़ा होता, तो न्याज़ी साहब इतनी आसानी के साथ बॉडी लैंग्वेज के साथ जो है लोगों के साथ बातचीत करते हैं। वो न्याज़ी साहब जिनको जरा जरा सी बात पे तकरीर फरमाने का शौक है, वो न्याज़ी साहब जो छोटी छोटी बात पे आके सोशल मीडिया पे बात करते हैं और सोशल मीडिया हैंडलर्स को फौरी जो है एंगेज करते हैं। न्याज़ी साहब तो उसी वक्त हंगामी लैंडिंग करते और टीवी के ऊपर टिकर्स चल जाते कि उनको मारने की कोशिश की गई है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि न्याज़ी साहब किस किस तरह की बातें करते हैं। मुझे लगता है कि उनका वाकई संतुलन खराब हो गया, मतलब तवाज़ुन खराब हो गया। इससे पहले भी मैं आपको उनके तकरीबन 6 एविडेंसेस बताती हूँ जो स्क्रीन पे इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि मुझे दूसरी बार जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में कत्ल करने की कोशिश की गई। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे सलमान तासीर की तरह कत्ल करने का प्लान था। फिर उन्होंने कहा कि मेरे हेलीकॉप्टर को रॉकेट लॉन्चर से उड़ाने की कोशिश की गई। ये हेलीकॉप्टर को जो है ना
रॉकेट लॉन्चर से उड़ाने की जो कोशिश की गई, मुझे लगता है जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है ना रॉकेट लॉन्चर, वो बेसिकली ये वाला रॉकेट लॉन्चर होगा। अच्छा, फिर उसके बाद न्याजी साहब ने कहा कि जी मुझे डंडे मारे गए और मारे गए, मुझे कत्ल करने का प्लान था। फिर उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस के 5 लोगों को टास्क दिया गया है कि वो उनको कत्ल कर देंगे। फिर उन्होंने कहा कि कत्ल करने के लिए जनूबी वजीरिस्तान के 2 लोगों को टास्क दिया गया है। कभी बलोचिस्तान के लोगों को टास्क दिया जाता है, कभी जनूबी वजीरिस्तान के लोगों को टास्क दिया जाता है, कभी पुलिस वालों को टास्क दिया जाता है। फिर उसके बाद वो कहते हैं मुझे आज या कल जो है मुर्तजा भुट्टो की तरह जो है वो कत्ल किया जा सकता है। और उसके बाद सबसे लास्ट में उन्होंने कहा मुझे जहर देने का प्रोग्राम है। बस अब एक शख्स बचा है जिसके ऊपर न्याजी साहब ने इल्जाम नहीं धरा, और वो ये है कि मुझे लगता है कि न्याजी साहब ने ये कहना भूल गए हैं, या अभी शायद हो सकता है आने वाले दिनों में वो कह दें कि जब मैं पैदा हो रहा था तो दाई ने मुझे मारने का प्रोग्राम बना रखा था, उसने भी मुझे जहर खिला के मारना था, लेकिन मैं बच निकला क्योंकि मैं वो जहर पी गया, लेकिन मुझ पर असर नहीं हुआ क्योंकि मैं तो एक मसाया हूँ, खुदा ना खास्ता, मसीहा तो मैं उनको कह नहीं सकती। तो यही बस एक इल्जाम रह गया है, बाकी न्याजी साहब ने कोई कसर छोड़ी कोई नहीं है। लैंडिंग वाली खुशखबरियां मैंने उनकी आपको दिखा दी हैं। और अब चलते हैं जनाब जी अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट यह है कि जो अपने चीफ जस्टिस साहब हैं यानी कि बंदियाल साहब, उनकी तनख्वाह जो है वो 18 से 19 लाख रुपए हो गई है। आपको पता है कि इस वक्त चीफ जस्टिस की जो तनख्वाह है वो 12 से 15 लाख के दरमियान जो है मौजूदा गवर्नमेंट ने भी कर दिया है, उनको सैलरी के अंदर रेज भी दे दिया है, सैलरीज भी बढ़ा दी हैं। तो फिर ये 18 से 19 लाख कैसे बनती हैं? वो इस तरह से बनती हैं कि तनख्वाह के अलावा इनको जो मराहत मिलती हैं उसमें इनको जी मुफ्त फ्यूल मिल रहा है बंदियाल साहब को, एयर ट्रैवल इनको मुफ्त मिल रहा है, सरकारी गाड़ियां इनको मुफ्त मिल रही हैं, प्रोटोकॉल इनको मुफ्त मिल रहा है, सरकारी गाड़ियों के साथ इनको पेट्रोल मुफ्त मिल रहा है, मोबाइल फोन्स और उनके पैकेजेस इनको मुफ्त मिल रहे हैं, घर, बिजली, गैस, खाने खाबे सब कुछ इनको मुफ्त मिल रहा है, इशाइये इनको मुफ्त मिल रहे हैं। और फिर भी उसके बावजूद आप बंदियाल साहब का यह सुप्रीम कोर्ट का हाल ये देखें कि 55,000 केसेस लोगों के पेंडिंग पड़े हैं, और ये लोग क्या कर रहे हैं, इनको बस न्याजी साहब को बचाने का शौक पड़ा हुआ है। तो ये आपके सामने है। पॉइंट नंबर 3 की तरफ चलते हैं कि न्याजी साहब जो है ना पागल हो गए हैं। मैं आपको पहले ही कह रही हूँ, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। बाजवा साहब की कुछ दिनों के बाद उनको याद सताने लगती है तो बाजवा साहब के ऊपर फिर से कोई इल्जाम धर देते हैं। तो उन्होंने इल्जाम ये धरा कि जी नवाज शरीफ को जो नाअहल करवाया गया उसमें बाजवा का हाथ है। डेफिनेटली ठीक है जी, इस्टेब्लिशमेंट का हाथ तो होता ही है ना हर गवर्नमेंट के साथ, जिसको भी उन्होंने सपोर्ट करना होता है। तो वो फरमा रहे हैं कि बाजवा साहब ने जो है ना 2 ब्रिगेडियर्स की ड्यूटी लगाई थी और इसीलिए नवाज शरीफ आज तक उनको माफ नहीं करे। क्या कह रहे हैं खुद ही सुन लीजिए। कि जेआईटी जो जनरल बाजवा ने 2 ब्रिगेडियर भेजे थे, उन्होंने ही साबित किया नवाज शरीफ की पैनमा केस, जिसकी वजह से नवाज शरीफ आज तक माफ नहीं कर रहा है जनरल बाजवा को। न्याजी साहब जो है वो कुछ और लोगों के नाम लेना भूल गए हैं मेरा ख्याल है। शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल, उनको तो गोली तक मरवा दी थी, और खुरम दस्तगीर समेत इन्होंने कितने लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाए थे। और आपने देखा कि वो लोग टूटे, उन्होंने क्या अपनी अपनी जमातें तोड़ी। यहाँ पर इनके वजीरों मशीरों को देखें कि एक एक 2-2 दिन के लिए जेल जाना पड़ता है, तो किस तरह से इनकी दौड़ें लग जाती हैं, किस तरह से इनकी हालतें खराब हो जाती हैं, किस तरह से ये बादा माफ गवाह बनने को तैयार हो जाते हैं। बहरहाल चलते हैं जी पॉइंट नंबर 4 की तरफ। और पॉइंट नंबर 4 तो सुनने के बाद ना हंस हंस के आपके पेट में दर्द हो जाएगा। और वो खबर जनाब ये है कि कोयटा के अंदर बताया जा रहा है कि पिछले दिनों में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वहाँ पे आर्मियंस तमाम स्टैब्लिशमेंट के लोग इकट्ठे हुए थे। तो आर्मी चीफ थे, उनका खिताब था, आर्मी चीफ ने अपनी जब तकरीर खत्म कर ली तो बताया जाता है कि वहाँ पे भी एक यूतिया सहावी बैठी हुई थी, खातून बैठी हुई थी, बिल्कुल उसी तरह की खातून जैसी एक खातून पिछले दिनों नहीं बैठी हुई थी जिन्होंने शहबाज शरीफ से भी उल्टे सीधे सवाल किए थे। और शहबाज शरीफ ने फिर जब बताया कि न्याजी जो है वो सर के ऊपर टोप पहन के जाता है तो उस खातून के पास बात करने का कोई जवाब ही नहीं बचा था। तो इसी तरह की एक यूथिया बाजी थी और उन्होंने जनरल आसिम मुनीर को फौरी सवाल किया कि हमने सुना है कि आप न्याजी को मिलने के लिए तरस रहे हैं, हमने सुना है कि आप न्याजी साहब से रब्ता करने वाले हैं। तो इस पे आर्मी चीफ जो थे ना, उन्होंने पहले उस खातून को देखा, उसके बाद बताने वाले बताते हैं कि उन्होंने पीछे को देखा तो आसिफ गफूर साहब बैठे हुए थे, उनको देखा। उनको देखने के बाद वो समझ गए कि ये शरारत कहाँ से हुई है, कैसे हुई है, कहाँ से हो सकती है। तो मुबैना तौर पे पता चला कि जनाब जी जो जनरल आसिम मुनीर हैं उन्होंने उस खातून की बात को इस तरह से ट्विस्ट करके, यानी ट्विस्ट भी कर दिया और जवाब भी दिया। और जवाब उन्होंने ये दिया कि मैं कुरान पाक का तालिब इल्म हूँ और कुरान ये कहता है कि अगर कोई कुछ करता है तो आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ, यानी समझ जाओ बीबी, आंख के बदले आंख मिलेगी, हाथ के बदले हाथ मिलेगा। और उसके बाद सुनने वाले बताने वाले बताते हैं कि बीबी जो है ना वो कांपना शुरू हो गई। बीबी को समझ आ गई कि ये तो वो बंदा है जो आंख के बदले आंख लेता, कि मेरी ही नाका काट ले। तो बीबी वहां से भाग गई। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 5 की तरफ चलते हैं।
पॉइंट नंबर 5 ये है कि इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर शाह महमूद कुरैशी का एक वीडियो क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, और मैं चाहती हूँ कि वो क्लिप आप सुन लें, जिसमें मुबैना तौर पे दावा ये किया जा रहा है कि शाह महमूद कुरैशी ने ये जो बात की है ये बुशरा बीबी से मुतल्लिक की है कि उन्होंने निकाह नहीं किया बल्कि उन्होंने मुता किया है। मुझे इस वीडियो क्लिप की हकीकत के बारे में 100% कंफर्म नहीं है, क्योंकि ये वायरल हो रहा है और ये सिर्फ कटिंग की सूरत में है। मुझे नहीं पता ये क्लिप कब का है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि पहले आप ये क्लिप देख लें। इन्होंने निकाह नहीं मुत्ताह किया है। निकाह और मुत्ताह आप समझते हैं, मुत्ताह एक लिमिटेड पीरियड का होता है और जैसे वो पीरियड मुकम्मल होगा आप देखेंगे कि रास्ते अलहदा हो जाएंगे। जी, तो आपने देखा कि शाह महमूद कुरैशी के साथ मंसूब करके ये कहा जा रहा है कि उन्होंने बुशरा बीबी के बारे में कहा है कि वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए मुता करके आई हैं। अगर तो ये बात उन्होंने उन्हीं के बारे में कही है तो फिर तो बहुत ही अफसोसनाक और शर्मनाक बात है, डूब के मर जाना चाहिए। अगर उन्होंने उनके बारे में नहीं कहा, किसी और के बारे में कहा है, तो जिस मकतबा फ़िक्र से मेरा ताल्लुक है वहाँ पे तो बिल्कुल भी अल्लाह माफ़ करे मुता जैसी चीज़ों को हम लोग नहीं मानते। और लेकिन जो लोग मानते हैं, अब उसके बारे में मैं क्या कह सकती हूँ, मेरा तो काम जी न्यूज़ देना है आपको। लेकिन जिसके बारे में भी शाह महमूद कुरैशी ने कहा, लेकिन यही दावा किया जा रहा है कि उन्होंने बुशरा बीबी के बारे में कहा, और इसीलिए कहते हैं कि बुशरा बीबी जो है वो अनकरीब न्याजी साहब की जो है वो वादा माफ बनने को भी तैयार हैं। छठी खबर की तरफ चलते हैं जी। छठी खबर ये है कि एक साहब हैं, उन्होंने इल्ज़ाम ये धरा, उन्होंने कहा कि जी अरशद शरीफ का जो कत्ल हुआ था उसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम नवाज और नासिर भट्ट नाम का एक शख्स है, ये जो है ना ये इसमें शामिल थे। तो उसके बाद लंदन पुलिस ने क्या किया जी कि उस शख्स को अब गिरफ्तार कर लिया है। उस शख्स का नाम तस्नीम हैदर है, उसको पकड़ लिया गया है। और अब फाइनली लंदन पुलिस यानी कि काउंटर टेररिज्म की का जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने तस्नीम हैदर को तलब किया है ये पूछने के लिए कि या तो फिर अब तुम सबूत दो या फिर तुम जेल जाओ। तो अब देखते हैं कि तस्नीम हैदर के साथ क्या मामला पेश आते हैं। यानी अब ये जो सोशल मीडिया का सहारा लेके कोई भी क्लिप बना देता है ना, किसी के ऊपर भी इल्जाम लगा देता है, उसके पास कोई सबूत नहीं होते, तो अच्छी बात यह है कि लंदन के अंदर कम से कम वो जवाब जरूर देंगे। अब जनाब चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर यह है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को एहतसाब अदालत ने प्लॉट अलाटमेंट केस के अंदर जो है वो बरी कर दिया है। और ना सिर्फ बरी किया है बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि नवाज शरीफ को जो इश्तिहारी करार दिया गया था ये सरासर गलत करार दिया गया था, और इसमें अदलिया और यानी वो सब लोग जो हैं वो शामिल थे, वो सहूलतकार थे। और इससे पहले जो है वो न्याजी साहब के जो अपने तमाम रिश्तेदार और दोस्त और माहिर कानून और वो हामिद खान और सारे लोगों ने आकर कहा है। मैं बल्कि आपको एक ग्रिड दिखाना चाहती हूँ, जिस ग्रिड के अंदर वो तमाम हजरात जिनका ताल्लुक जो है वो पीटीआई की तरफ है, वो सब लोग कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई। जरा खुद ही देखिए। तो नवाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट के जरिए डिस्क्वालीफाई करवाया गया, वो फैसला एक्चुअली कहीं और हुआ था, जुडिशरी सर्विस इस्तेमाल हुई। बिल्कुल यही नजर आता है, यही जो चेन ऑफ इवेंट्स हैं वो वही शो कर रहे हैं कि इसी तरह हुए। मियां साहब को सजा देनी है, तो कहा गया कि हमने आज का कुछ लाना है, कहा है कि अब करना पड़ेगा। नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन भी बड़ी सस्पिशियस लगती है मुझे। हम ये समझ रहे थे कि एक बहुत बड़ी शख्सियत के ऊपर करप्शन का इल्जाम था और उसको करप्शन के इल्जामात के ऊपर जो है उसको सजा मिलेगी, सब कुछ होगा। लेकिन अब हमें बाद ही नजर में ये लगता है कि वो एक और ही पॉलिटिकल प्रोसेस था जिसमें हम सब इस्तेमाल हो गए। मैं एक्चुअली न्यूट्रल हूं। हमने मुख्तलिफ पार्टियों को ट्राई किया और हमने एक तीसरी फोर्स को अलाउ किया। वो तीसरी फोर्स हमें लगा कि शायद डिलीवर कर सकती है और वो सिस्टम हमें पीटीआई के अंदर नजर आया। Mr. Prime Minister, you were entitled to receive salary, you did not receive it and you did not disclose it. So, you're not a good Muslim. So we sent you home. And how was it done? In all the laws of Pakistan, you'll search for it, you'll find it only one place. And that is in the Anti-Terrorism Act. मियां साहब वो जानबूझकर सिर्फ किसी के कहने पर, पावरफुल लोगों के कहने पे उनको जो है उनको सजा दी गई, हालांकि अकामा की बुनियाद पे सजा बनती नहीं, आज भी नहीं बनती। आईएसआई वालों ने मेरे चीफ जस्टिस को अप्रोच करके कहा कि हमने इलेक्शन तक नवाज शरीफ और उसकी बेटी को बाहर नहीं आने देना, शौकत अजीज सिद्दीकी को बेंच में मत शामिल करें। आपकी और जनरल बाजवा साहब की मुलाकात 6 घंटे की और आपने पनामा पे सवाल पूछा। उनका ये कहना था कि ये बेसिकली लड़ाई थी अदलिया के 3 जजेस और मियां नवाज शरीफ के दरमियान, इन दोनों को पुराना प्रॉब्लम था। जी, तो आपने ग्रिड देखा और बाकायदा तौर पे इस फैसले के अंदर ये कहा गया है कि नवाज शरीफ से जो है वो सियासी
इंतकाम लिया गया और सियासी इंतकाम के नतीजे में नवाज शरीफ को ये सजा दी गई। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो इसमें बरी हो गए हैं। और न्याजी साहब के क्या कहने जी, वो हमेशा की तरह बयान दे रहे हैं कि जी हमें तो माजी में ये सब कुछ एस्टेब्लिशमेंट फीड किया करती थी, हमें तो एस्टेब्लिशमेंट कहा करती थी। क्या कह रहे हैं खुद ही सुन लीजिए। और यही अफसोस से कहना पड़ता है कि यही एस्टेब्लिशमेंट हमें फीड करती थी कि जी इन्होंने इतनी चोरी की, फलाने ने इतनी चोरी की। मैं सबसे ज़्यादा इनके खिलाफ खड़ा था, इनकी चोरियों के। हमें पूरी तरह डिटेल्स दी गई। जनरल अमजद ने मुझे बताया, जब पहले नैब के चीफ थे, उन्होंने बाकायदा बताया इनकी प्रॉपर्टीज़ कितनी बाहर है। जनरल मुशर्रफ के दौर में पब्लिश की गई कि कितनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ है नवाज शरीफ की और आसिफ जरदारी की मुल्क से बाहर। उसके बाद वो उनको एनआरओ दे देते हैं, वो फिर लूटते हैं, फिर उनके ऊपर केसेस बनते हैं और वो फिर आके जनाब जनरल बाजवा साहब उनको फिर माफ़ कर देते हैं, फिर वो एनआरओ मिल जाता है उनको, वो फिर ऊपर आ। और अब न्याजी साहब के क्या कहने हैं? न्याजी साहब तो बहुत कुछ कहते रहे हैं। न्याजी साहब तो हुकूमत में आने से पहले ये भी कहते रहे हैं कि 90 दिन के अंदर अंदर मैं सारी करप्शन खत्म कर दूंगा। और फिर 90 दिन के अंदर उन्होंने करप्शन खत्म की या नहीं की वो तो आपके सामने है, लेकिन सबूत के तौर पे मैं बताने जा रही हूँ कि वो कहते हैं मैं वादा करता हूँ कि 90 दिन के अंदर खत्म करके दिखाऊंगा। और 90 दिन से ज्यादा उन्होंने 190 का मिलियन पाउंड का जो है ना वो घपला कर दिया अलकादर यूनिवर्सिटी में। क्या कहते रहे माजी में, खुद ही सुन लीजिए। ये सब कुछ 90 दिनों में होगा। ये मैं आपको कह रहा हूँ, गवर्नेंस सिस्टम, रेवेन्यू कलेक्शन, एक्सपेंडिचर कटिंग, करप्शन से डीलिंग, ये सारा 90 दिन में। और दहशत। और अब मैं आपको सबसे बड़ी खबर देने जा रही हूँ और वो खबर ये है कि पहले जो है एस्टेब्लिशमेंट का झुकाव जो है वो थोड़ा सा नून लीग की तरफ आ रहा था और इस बात के कभी इम्कानात थे कि ये जो नेक्स्ट इलेक्शन है इसमें क्लीन स्वीप करेगी नून लीग। लेकिन अब बताने वाले ये मुझे बता रहे हैं और मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी है और मैंने इधर उधर से लोगों से पूछा भी है, मतलब लोगों से समझ जाएं कि मैंने पूछा भी है कि क्या आपका झुकाव किस तरफ है। तो मुझे झुकाव जो है वो जरदारी साहब और उनके बेटे बिलावल की तरफ नजर आ रहा है। और मुझे ये लगता है कि अगर एस्टैब्लिशमेंट जो है सपोर्ट करती है जरदारी साहब को अगले इलेक्शन में आने के लिए या वजीर आजम बनाने के लिए बिलावल को, तो मुझे लगता है कि ये फिर से एक बहुत बड़ा ब्लंडर साबित होगा। बिल्कुल उसी तरह से जैसे तजर्बा करके न्याजी साहब को बिठाया था। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप बंदर के हाथ में जो है ना वो पूरी सल्तनत दे दें और बंदर उछल उछल के आपको दिखाए। मुझे ये लगता है कि जरदारी साहब सदर बनने के काबिल जरूर हैं, लेकिन जो उनकी सेहत के मामलात हैं वो इस वक्त पूरा मुल्क रन करने के काबिल नहीं है। और अगर बिलावल की बात करें तो वो वजीर खारजा के तौर पर अभी फिलहाल बिल्कुल ठीक है, लेकिन वजीर आजम बनने के लिए वो अभी बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट को अगर नवाज शरीफ से कुछ मसला है तो वो शहबाज शरीफ को वापस ला सकते हैं, लेकिन अगर वो इन दोनों भाइयों को नहीं लेकर आते और वो पीपल्स पार्टी को लेकर आते हैं तो मुझे ये लगता है कि वो अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ा मारेंगे। ये बहरहाल मेरा एक एनालिसिस है, मुझे ऐसा महसूस होता है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और खबर देती हूँ कि जापान का दौरा किया बिलावल ने और जापान के दौरे के फौरन बाद वो अमेरिका गए और बताने वाले ये बता रहे हैं कि आजकल जरदारी साहब की डील्स जो हैं वो अमेरिका के साथ चल रही हैं और इधर उधर जो है ना भागम दौड़ शुरू हो चुकी है, क्योंकि वजारत उस्मा के लिए जो है वो दोनों पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार को जितवाना चाहती हैं। तो चलिए जनाब, ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अब बारी है जी आप लोगों के जितने भी पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। आपने बताना है कि बिलावल अगर वजीर आजम बन जाते हैं तो क्या आपको सही लगता है और क्या आपको लगता है कि नून लीग को आना चाहिए। क्या आपको लगता है कि अगले वजीर आजम या मोहम्मद नवाज शरीफ होंगे या एस्टैब्लिशमेंट दोबारा से शहबाज शरीफ को ला सकती है। इसके बारे में आप जो भी सोचते समझते हैं बताइएगा। इसके अलावा ये कि नवाज शरीफ को बरी किया गया है एहतसाब अदालत की तरफ से, उसके बारे में आपका क्या कहना है। और अरशद शरीफ कत्ल के इल्ज़ाम लगाने वाले तस्नीम हैदर को लंदन पुलिस ने अब जो है तलब किया, जो अच्छी बात है कि कोई भी खड़ा होकर किसी पे भी इल्ज़ाम लगा दे, ये बात ठीक नहीं है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। इसके अलावा आपने मुझे बताना है जनाब जी कि चीफ जस्टिस की जो तनख्वाह है यानी कि 18 से 19 लाख, क्या पाकिस्तानी जो अवाम है उनके टैक्स के पैसे से इतनी तनख्वाहें होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। न्याजी साहब जो गलत तर्जुमे पेश करते हैं और गलत बातों के ऊपर लोगों को लगाते हैं और मजहब का सहारा लेकर वो इस तरह की बातें करते हैं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। न्याजी साहब ने जो मुख्तलिफ बयान दिए हैं जिसमें वो कहते हैं कि उनको ब्रूटली कत्ल कर दिया जाएगा। न्याजी साहब दिमागी मरीज हो गए हैं, कभी वो कहते हैं कि पेट्रोल के अंदर जो है कोई चीज़ मिक्स कर दी गई है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। कोयटा की सहाफ़ी ने जो आसिम मुनीर साहब को फंसाने की कोशिश की सवाल में और उन्होंने बदले में उसे जो कहा कि आंख के बदले आंख और हाथ के बदले हाथ और उसके बाद बाजी जो कांपी है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। और शाह महमूद कुरैशी ने बुशरा बीबी के बारे में जो बात किया उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। जो भी आप सोचते समझते हैं आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सियासी तस्वीरें जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।